हरियाणा की सरकार कोरोना के इस महामारी से निपटने के लिए, संकट से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और लगातार जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हम आपको जानकारी भी देंगे। दुष्यंत जी, अब से कुछ देर पहले आप लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, कुछ नया अपडेट दर्शकों के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के? आज दिलीप जी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी अलग अलग सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के, ख़ास तौर पर जो एसोचैम के सदस्य हैं और सीआईआई के सदस्य हैं, और उस मामले पे चर्चा हुई कि अगर लॉकडाउन 14 से एक्सटेंड होता है या नहीं होता तो इंडस्ट्री को, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट की इंडस्ट्री नहीं है, उसको भी अगर हम बैक टू लाइफ लाने का प्रयास करें तो किस तरीके से, अगर हमें स्टैगर्ड तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर स्टार्ट करना पड़े, तो उनके हमने व्यू पॉइंट्स आज लिए थे और बड़े अच्छे सुझाव कई साथियों के आए कि जिस इंडस्ट्री में कैपेसिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अंदर रख सकती है इंडस्ट्री के, तो वो खुद एक सेल्फ कंटेन्ड एरिया होगा, आइसोलेशन अपने आप बन जाएगी और वहीं से ही उनको वर्किंग की शुरुआत करी जाए। ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये मांग थी, क्योंकि उनका अधिकतम सेक्टर ऑटोमेटेड है तो उनके डिमांड भी लिमिटेड है। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स आज इंडस्ट्री के लिए हैं। उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर को जितना उनका सपोर्ट मिला है, मैं बड़ी खुशी हुई कि आज मारुति सुजुकी ने जो वो वेंटिलेटर्स के बनाने के प्रोसेस को शुरू कर रही है, तो उनने भी ये वादा किया है कि वो हरियाणा सरकार को अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर अपने सीएसआर से देगी, जिससे हमारी मेडिकल व्यवस्था के ऊपर जो आज हम बर्डन सोचते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। दुष्यंत जी, आपके पास बहुत सारे विभाग हैं जिनका सीधा संबंध, मैं कहूं कि ऐसे लोगों से है जो आज इस चुनौती से जूझ रहे हैं। मैं चाहे आपने अभी बात की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की, आपने पूरी इंडस्ट्री की बात है, आपके पास कॉमर्स भी है, पंचायत एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब हाल के दिनों में आपने परिस्थितियां देखी होंगी, अब सबसे बड़ी जो चुनौती पूरे देश के सामने वो है कि वो किसान जो इस लॉकडाउन में पूरी देश की जनता का पेट भर रहा है, दोनों वक्त का अन्न वो सामने उसके मुहैया करा रहा है, क्योंकि एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम है। लेकिन अब फसल कट के खड़ी होकर तैयार है, कई जगह कट गई है, कई जगह जो मैकेनिज्म था वो स्टॉप हो गया था। हालांकि साफ किया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी, कि हम कोई भी मशीनरी को नहीं रोकेंगे, किसानों की कटाई में कोई दिक्कत नहीं होगी और खरीदी में दिक्कत नहीं होगी। आप कैसे किसानों को आश्वस्त करेंगे कि हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए हर तरह का संभव मैकेनिज्म बना रही है, वो उन तक पहुंच भी जाए, ये कैसे इंश्योर करेंगे? दिलीप जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम निरंतर पिछले 72 घंटों से इसी पे वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे बीच में सरसों की फसल आ चुकी है। पिछली बार केवल मात्र 67 अलग अलग प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर, मंडियों पर सरसों की खरीद हुई थी एक 90 दिन के टाइम फ्रेम पे। हमने ज़रूर उस परचेज़ को 15 दिन डिले किया लॉकडाउन की वजह से, मगर आपको बताऊं कि हमारा एक निर्णय है कि जो पिछली बार 67 सेंटर्स पर प्रोक्योरमेंट हुई थी, हमने उसको बढ़ाकर 248 सेंटर्स बनाया है और उसके अंदर भी एक एक सरसों का फार्मर रजिस्टर्ड है, जिसको डे टू डे एसएमएस और टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से हम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर बुलाएंगे। वहाँ पर उसकी प्रोक्योरमेंट को फेस्ड मैनर में लेंगे और इतने सेंटर्स बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, हमारे फार्मर्स की जान हम सुरक्षित रखें, ये वायरस का स्प्रेड किसी तरीके से मंडियों से ना हो। वहाँ फ्यूमिगेशन भी रेगुलरली होंगी, वहाँ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं, इनको भी हम किसानों को प्रॉपर अवेलेबल कराएंगे। हमारे एक आंकड़ा हमने निकलवाया था कि कितने हज़ार लेबर हमारे रेगुलर डे पर जब पीक पे परचेज होते थे। इस बार कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है, मगर अगर हम स्ट्रैगर करेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे, तो गांव के लोग भी इसके अंदर हमारा सहयोग करने को तैयार है। कल मैंने 2 घंटा अलग अलग ज़िलों के अलग अलग लोगों के साथ, किसानों के साथ, ख़ास तौर पर जो खेत में काम कर रहे थे, चर्चा करी। किसान भी चाहता है कि इसको किसान की सेफ्टी के साथ देखते हुए प्रॉपरली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को चलाया जाए, मगर ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दिलवा देता हूँ कि किसान का अगर हमें 5 दिन फालतू भी लग जाएंगे,
एक एक दाना हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश के किसान का खरीदने का काम करेगी। दुष्यंत जी, एक चुनौती और जो है कई राज्य जो फेस कर रहे हैं, खासतौर पे पंजाब हरियाणा की मैं बात करूं, जो माइग्रेंट लेबर था, जिस तरह के लॉकडाउन के बाद उसने अपने घरों को लौटने का फैसला किया, बिना साधन के उसने पैदल चलना शुरू किया था। बहुत सी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो आपके पास नहीं होंगे। ये चुनौती कैसे निपटेंगे? क्योंकि किसानों की फसल तैयार खड़ी है, मशीनरी से तो वो जाहिर है कि वो कटाई भी कर सकते हैं और गहाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब मदद जो लेनी होगी उनको तो कैसे लेंगे? लेबर्स है नहीं। दिलीप जी, 16,000 के लगभग माइग्रेंट लेबर अभी भी हमारे अलग अलग शेल्टर्स में है। अधिकतम लोग चाहते हैं कि वो वापस खेतों की ओर जाएं, कि वो अपना रोजी रोटी का साधन दोबारा बना पाए। मगर जो मैंने फील्ड से लोगों से, फार्मर से पूछा है, क्योंकि अधिकतम उनके परिवार के सदस्य भी अब गांव में आकर उनके साथ बैठे हैं, तो कटाई में उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग उनको मिल रहा है। लगभग सरसों की फसल को तो लोगों ने अपने घरों में आकर स्टोर कर दिया, मगर गेहूं की फसल क्योंकि बड़ी तादाद में आती है, लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म वाले हमारे इम्प्लीमेंट्स आ जाएं, जैसे कंबाइन है, थ्रेशर हैं, जो कहीं ना कहीं फार्मर को हेल्प कर देंगे कि उसका प्रोड्यूस जल्दी निकले। मगर हमने वीट के अंदर भी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पिछली बार केवल मात्र 477 मंडियों में था, इस बार उसको बढ़ाकर लगभग 2000 पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और अगर हम इस तरीके से स्कैटर कर देंगे और एक दिन के अंदर 1.25 लाख के आसपास मेट्रिक टन गेहूं का परचेज करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि मिड मई तक हरियाणा प्रदेश के फार्मर की हम गेहूं को भी प्रॉपरली प्रोक्योर कर पाएंगे। दुष्यंत जी, एक जो आज आपकी सरकार की जो फैसले में अगर मैं कहूं तो ये शामिल किया गया कि 8 अप्रैल को शाम 5 बजे तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग जानकारी नहीं देंगे अपनी, जो मरकज में गए थे या और जिनको कोई संकट है या कहीं से मिल के आए किसी से, 307 धारा लगाई जाएगी। आपको लगता है कि अभी भी मामला काफी गंभीर है? क्योंकि न केवल हरियाणा बल्कि देश के कई राज्य से प्रभावित हैं और आपकी सरकार का इंटेलिजेंस उतना कामयाब रहा जितना लोग सवाल उठा रहे हैं? दिलीप जी, हमारे पास जो पहले आंकड़ा केंद्र से आया था वो लगभग 1200 कुछ लोगों का आया था, मगर जिस तरीके से प्रदेश के पुलिस विभाग ने कार्य किया है, सराहनीय है कि उनने 1570 से ऊपर लोगों को ट्रेस डाउन कर लिया और वो तमाम लोग आज सेल्फ क्वारंटाइन में और मॉनिटर्ड व्यवस्था में हमने रखे हुए हैं कि वो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर ना जाए। और आसपास रहने वाले उनके लोगों को भी हम टेस्ट करा रहे हैं। कल केंद्र सरकार ने भी आदेश जारी करे हैं कि हम कम्युनिटी के अंदर जाकर 200 रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, जिसकी शुरुआत कल ऑलरेडी शाम से हमने कर दी है। नंबर ऑफ टेस्टिंग को बढ़ाई जाएगी। हमने लगभग 20-30 हज़ार के बीच में रैपिड टेस्टिंग किट्स भी प्रोक्योर करनी शुरू कर दी है कि अब हम जाकर कम्युनिटी फेज़ के अंदर जिस एरिया को हॉट जोन डिक्लेयर करेंगे, उस एरिया के अंदर हाउस टू हाउस जाकर हम रैंडमली लोगों को चेक करें कि उस एरिया के अंदर कोई भी ऐसे सिम्टम्स ना हो कि इसके अंदर ये वायरस स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान मैंने सुना कि हमारे पास 30 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है और उनके पास कोविड दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। आपने नंबर देखे कि 1 तारीख से 30 तारीख तक सिर्फ 1050 लोग इन्फेक्टेड थे, मगर 30 तारीख के बाद आज पिछले 10 दिनों में 1000 से हम बढ़कर 6500 पे पहुंच चुके हैं। और गंभीरता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जा रही है, वो हमें एक सीरियस कंसर्न दिखता है। देखते हैं कल प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, और जैसे प्रधानमंत्री अपनी बात देश के आगे रखेंगे, मुझे लगता है पूरा देश इस कठिन घड़ी में उनका साथ देने को भी तैयार है। मैं आपसे आखिरी सवाल लेता हूं, आखिरी टिप्पणी लेता हूं आपको, क्योंकि और भी सरकार के बाकी जो व्यवस्थाएं करनी है उसमें आप जुटे हुए हैं कि पंजाब ने 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है और लॉकडाउन की अवधि 1 मई तक बढ़ा दी है। आपको लगता है कि ये आपके लिए भी चैलेंज होगा? हालांकि प्रधानमंत्री के जो संदेश का इंतजार आपकी सरकार भी करेगी, लेकिन अगर हरियाणा को फैसला करना है तो पंजाब के फैसले से तो प्रभाव पड़ेगा ही आपके ऊपर।
दिलीप जी, हरियाणा ने कर्फ्यू नहीं लगाया, हरियाणा ने लॉकडाउन को ही लोगों की मदद से इतना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया कि हमें वो व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर केंद्र सरकार के मॉनिटरिंग के अंडर कल क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या ये स्टेट टू स्टेट छोड़ा जाएगा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को, क्या केंद्र सरकार ही लॉकडाउन को बढ़ाएगी, ये निर्णय एक बारी प्रधानमंत्री के लेवल पर जैसे ही होगा, प्रदेश सरकार फिर अपनी प्लानिंग कर मगर हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो हमारे एसेंशियल के साथ साथ सेमी एसेंशियल चीज़ें हैं प्रदेश के अंदर, उसको फेज्ड मैनर में हम जरूर स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि जिससे कंटेन्ड एरिया के अंदर काम भी शुरू हो और वायरस का स्प्रेड भी मॉनिटर्ड रहे कि वो हमारी व्यवस्था को खराब ना करे। दुष्यंत जी, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपकी टीम भी स्वस्थ रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जैसे यूथ लीडर की अगुवाई में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, सब मिलकर कम से कम हरियाणा की जनता को इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, तमाम राज्यों के अलग अलग सरकारों के मुखिया इसमें काम में लगे हुए हैं। और मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि हम हर संभव मदद आपकी करेंगे मीडिया संस्थान के तौर पर। और मैं उनको भी सलाम करना चाहता हूं जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े हैं। और आपका आखिरी संदेश देश के राज्यों की, जो आपके राज्य की जो जनता है और यूथ है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो दिलीप जी इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि ये एक जंग की घड़ी है जिसके अंदर दुश्मन का हमें पता नहीं। कठिन व्यवस्था और परिस्थितियों के बीच में हमें एक होकर इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको पहला प्रिकॉशन घर पे रहना और अपने आप को सुरक्षित रखना है। और बिल्कुल कठिन घड़ी के अंदर हमें ज़रूर एक बार हर रोज़ दिन के अंदर हमारे पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो और ख़ास तौर पर हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जिसने रेस्टलेसली इस लड़ाई के अंदर इस देश को और मजबूती से आगे ले जाने का और बचाने का काम किया, उनको याद करना चाहिए कि इन तीन विभागों की वजह से आज कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी वर्स्ट सिनेरियो वाली हालात से हम अपने देश को अब तक बचा पाए हैं। और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को कंस्ट्रेन रखने से ही हम देश को आगे सुरक्षित रख पाएंगे। दुष्यंत जी, आप तो युवा नेता हैं, हो सकता है कि मैं उम्र पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये निश्चित है कि आप उम्र में मेरे से छोटे हैं। लेकिन मैं इस अनुभव की बात करूं तो ये अनुभव बेहद खतरनाक है, डराने वाला है, लोग परेशान हैं। लेकिन जिस हालात में सरकारी मशीनरी ने काम किया है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान तक दे दी इस संकट से निपटने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए, ऐसे समय में एक युवा नेता के तौर पर आपको नहीं लगता कि ऐसी भयंकर स्थिति है जब पूरी दुनिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में हमको नए सिरे से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? क्योंकि ये तो ऐसा संकट है जिसको किसी ने सपने में नहीं सोचा था। दिलीप जी, ये संकट कोई एक प्रदेश एक देश का नहीं है, दुनिया में संकट है। इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बंद पड़ा है, लोग अपने घरों के अंदर पूरी दुनिया में बैठे हैं। मगर आप देखिए कि जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जो दिन प्रतिदिन आप अपनी जान को खतरे में रख कर भी आज मैदान में उतर रहे, उनको सलाम है। मगर आज हमें बचना है इस महामारी से, और बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जैसे आप कह रहे थे, अगर हमने तो सुना है कि प्लेग की बीमारी आई थी कि गांव में एक को फूंक के आते थे, दूसरा तैयार मिलता था। आज वो व्यवस्था हमारे देश में नहीं आई है। वो इसीलिए नहीं आई कि हम जागरूक हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम अगले 1 सप्ताह 2 सप्ताह प्रिकॉशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को अपने देश से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। दुष्यंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए। और हमको उम्मीद है कि आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था, आपकी मशीनरी, आपके कोरोना वॉरियर्स इस जंग से लड़ने में, जीतने में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी।